Good afternoon, dear students. बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोलिजन. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कोलिजन का टॉपिक रहेगा. ठीक है बेटे, आपने क्या पढ़ा है, कोलिजन क्या होता है? आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करें वो कोलिजन होता है. फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में बेटे ये कोलिजन नहीं होता. ये एक तरह का कोलिजन होता है, बट एक्चुअल में दो पार्टिकल अगर एक दूसरे से टकराए नहीं, वो भी एक तरह का कोलिजन होता है. बट उसमें क्या रहेगी, एक कंडीशन रहेगी. ठीक है, उन दोनों को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाएंगे. जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे दे आर ऑल्सो सेड टू बी इन कोलिजन. उनको भी हम किस में कहेंगे, कोलिजन में कहेंगे. तो कोलिजन की बेटे सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं. तो डेफिनेशन में हमारे पास है, द कोलिजन इज सेड टू बी ऑक्यूर, द कोलिजन इज सेड टू बी ऑक्यूर. हम एक कोलिजन को कहें, हम कब कहेंगे कि कोलिजन हुआ है? इस कोलिजन इज सेड टू बी ऑक्यूर आइदर इफ ऑक्यूर बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे एक्चुअली मीट विद ईच अदर, दे एक्चुअली मीट विद ईच अदर. एक्चुअल में वो एक दूसरे से मिले. ठीक है, एक्चुअली मीट विद ईच अदर एंड इफ पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय, एंड इफ पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ अदर. एक्चुअली मीट नहीं, कोलाइड विद ईच अदर. कोलिजन कब होगा दो बॉडीज के बीच में? दे एक्चुअली कोलाइड विद ईच अदर. वो या तो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कोलाइड हो, या फिर कब होगा, इफ पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ अदर. एक का रास्ते के अंदर दूसरा आ जाए, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ अदर. एक का पाथ, एक का रास्ता दूसरे के फोर्स के कारण अफेक्ट हो जाए. जैसे ये जा रहा है, ठीक है, हम इसका बेस्ट एग्जांपल बेटे क्लास 12 में पढ़ेंगे. यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आएगा जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा. न्यूक्लियस के ऊपर भी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएगा तो ये थोड़ी ही दूर से वापस हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पहुंचकर थोड़ी दूर से ही वापस हो जाएगा. ये ऐसे हम इस कोलिजन, यहाँ पर भी एक कोलिजन हुआ है बिकॉज इसके फोर्स ने इसको वापस कर दिया. ठीक है, पाथ ऑफ वन, इसका पाथ अफेक्ट हुआ किसके कारण? फोर्स ऑफ द अदर. इसके फोर्स के कारण अल्फा पार्टिकल का पाथ अफेक्ट हो गया. तो ये भी किस में कहे जाएंगे? दे आर ऑल्सो टू बी नोन एज इन कोलिजन. ये किस में कहे जाएंगे बेटे? कोलिजन के अंदर कहे जाएंगे. समझ में आया? नेक्स्ट बेटे, एक्चुअल में जो कोलिजन है हमारा, कोलिजन कुछ नहीं है. कोलिजन इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम. इट इज द, या हम लिखेंगे बेटे, जो हमारा कोलिजन है, कोलिजन इज redistribution. Collision is redistribution. Distribution. Oh, sorry, बेटे. Is a redistribution of linear momentum.
इसके अंदर लीनियर मोमेंटम का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मींस लीनियर मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता, बट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ये ट्रांसफर हो जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड में, सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट में ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज, ध्यान से समझना भाई, हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, m1, और इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट कर रखा है, ये स्प्रिंग है इसके साथ। एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m1 है, m1 जो है v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 जो है v2 वेलोसिटी से, m1 v1 वेलोसिटी से। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों किधर जा रहे हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे और v1 इज ग्रेटर देन v2 है, यहां पर v1 इज ग्रेटर देन v2 है, v1 v2 से ज्यादा है। क्लियर? अब इसके बाद जब v1 v2 से ज्यादा है, द ब्लॉक्स will collide after some time। ये जो ब्लॉक है बेटे, ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये इसके साथ जाकर स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा। ब्लॉक्स विल कोलाइड आफ्टर सम टाइम, ये ब्लॉक्स जो है कुछ टाइम के बाद कोलाइड करेंगे। फिर इसके बाद कोलाइड करेंगे तो उस कंडीशन को देखते हैं। यहां पर ये कोलाइड हो गए, ये स्प्रिंग, ये m2 है, ये m1 है, यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर। क्यों? कौन सा फोर्स लगेगा? जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगा बेटे, कॉम्प्रेस। और जब ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो इसके अंदर कौन सा फोर्स बनेगा, रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, a restoring force is created, restoring force is created in the spring, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, हेंस velocity of m1 is decreased, m1 की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड वेलोसिटी ऑफ m2 इज इंक्रीज्ड। m2 की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज हो जाएगी। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये इधर जा रहा था, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग इसको वापस भेजेगा। ठीक है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा, ये एक्सेलरेटिंग फोर्स, दैट्स व्हाई m2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और m1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। m2 की स्पीड बढ़ी और m1 की स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर हुआ? ठीक है बेटे, पहले इसको नोट करो, कर लिया नोट? अब थर्ड कंडीशन देखो इसके अंदर क्या होती है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, थर्ड कंडीशन में स्प्रिंग जो है मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा। थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड डायग्राम से। थर्ड डायग्राम के अंदर जो हमारा स्प्रिंग है, ये मास जो m1 था, ठीक है, ये मास कितना है, m2 है, और ये स्प्रिंग जो है मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन कैसा हो गया भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन। यहां पर जस्ट ये जाकर इसे स्ट्राइक किया था, ठीक है, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन के ऊपर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड। एट मैक्सिमम कंप्रेशन
मैक्सिमम कंप्रेशन के ऊपर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड। जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी, जो फर्स्ट की वेलोसिटी थी, वो अब किसके इक्वल हो गई? सेकंड के इक्वल यहाँ पर हो जाएगी। ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में अब ये स्प्रिंग क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स वापस लगाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। ये M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? M2। ये M1 और ये M2। एक मिनट बेटे। हाँ भाई, ओके। ये देखो यहां पर क्या होगा? अब स्प्रिंग फोर्स, अब ये क्या होगा? वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। अब ये वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड पर आएगा। तो स्टिल देयर इज फोर्स, स्टिल देयर इज फोर्स। अब भी एक फोर्स लगा हुआ है क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है। स्टिल देयर इज फोर्स। यहां पर फोर्स है एज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ फिगर, एज शोन इन द डायरेक्शन, शोन इन द फिगर। जिसकी डायरेक्शन कौन सी है? जो फिगर में दिखाया गया है। ये स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो इसको रोकेगा और इसकी स्पीड को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए या M1 is decreased and velocity of M2 is increased। M1 की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और M2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज्ड, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप के अंदर, फिफ्थ स्टेप में ऐसा होते होते ये अब मैक्सिमम कंप्रेस होके इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। M2 जो है, ये M1 ये M2, इसके अंदर वेलोसिटी कितनी हुई? V2, इसके अंदर वेलोसिटी V1। ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा। बट नाउ अब क्या होगा? V2 जो है V1 से ज्यादा हो जाएगा। V2 जो है वो क्या हो जाएगा? V1 से ज्यादा हो जाएगा। ये 5 केस है बेटो। तो ऐसे होता है कोलिजन। सबसे पहले समझने के लिए देखो, ये V1 कम वेलोसिटी के साथ आया, ज्यादा वेलोसिटी थी। M2 के अंदर कम वेलोसिटी थी, ये पीछे से आया, ये यहां पर आएगा, इससे टकराएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा एक आगे की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ, स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में क्रिएट हो जाएगा और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी किसकी? M1 की, और M2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अच्छा भाई, ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये वेलोसिटी डिक्रीज। थर्ड कंडीशन में अब ये कंप्रेस, इसको कंप्रेस करता 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 मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग में। मैक्सिमम कंप्रेशन के ऊपर V1 किसके इक्वल हो जाएगा? V2 के इक्वल, मींस दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब फिर ये स्प्रिंग जो है वापस एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा इसमें। वो जब एक्सपेंशन होगा तो ये M1 को तो फोर्स लगाएगा अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और M2 को फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों तरफ फोर्स लगाएगा, इधर भी और इधर भी। इससे क्या होगा? इससे जो M1 की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और M2 की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये अलग अलग होंगे तो V2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर इक्वल थी, यहाँ पर बढ़ गई। V2 की स्पीड क्या हो गई? V1 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने ये जो लाइन, ये पहले तो इसको नोट करो बेटे, एक बार इसको नोट करो, फिर इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तीनों केस की इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रहेगी हमारी इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी क्या लिखा था?
कि यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, पहले लीनियर मोमेंटम था भाई हमारा m1v1 प्लस में m2v2। दिस इज द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन था। फिर उसके बाद जब ये दोनों इकट्ठा हो गए और सेम स्पीड से जा रहे हैं, लेट ये वेलोसिटी कितनी मान ली v, तो इसमें m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v। और जब ये दूर हो गए, ये v2 v1 डैश मान लो बेटे, इस टाइम पे ये किस स्पीड से जाएंगे या किस वेलोसिटी से, क्या लीनियर मोमेंटम होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर भी लीनियर मोमेंटम कुछ था, मास है और वेलोसिटी है तो लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर भी मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम, यहाँ भी लीनियर मोमेंटम होगा। तो एक्चुअल में क्या है, कोलिजन में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, लीनियर मोमेंटम का। एक्चुअली देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है भाई। हाँ भाई, एक इक्वेशन और रहती है हमारी, टोटल एनर्जी जो है हमारी वो सेम रहेगी, टोटल एनर्जी जो है हमारी वो क्या रहेगी, सेम। in the absence of dissipative force, dissipative force वो होते हैं जो बेटे हीट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जिनकी फ्रिक्शन वगैरह हो गया। in the absence of dissipative force total mechanical energy remains conserved, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो रहेगी सेम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और वो कंजर्व कितनी रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व किस फॉर्म में, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, हाफ पहले कितनी m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट केस में। यहाँ सेकंड केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ टोटल मास m1 m2 कंबाइन हो गया और v वेलोसिटी से जा रहे हैं, प्लस इसके साथ स्प्रिंग भी, स्प्रिंग के अंदर भी कुछ एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी, वो एनर्जी कितनी होगी, आपने पढ़ा है हाफ के एक्स स्क्वेयर, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ओ सॉरी इक्वल टू, जो पहले एनर्जी थी वो ही एनर्जी बाद में होगी और वही एनर्जी इस केस में होगी जो कि कितनी होगी, हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो है हमारी इस तरह से कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी जो है हमारी इस तरह से कंजर्व रहने वाली। क्लियर, इसको नोट करो जो हमने मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन और ये कंप्लीट जो बनाया है इसको। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। कर लिया नोट। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के अलग अलग टाइप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले जो हमारा कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पर अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोलिजन के टाइम पर काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ तो उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन।
इस टाइम पर सबसे पहले क्या क्या कंजर्व रहेगा भाई? सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम तो अभी बताया था बेटे, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, लीनियर मोमेंटम यहां पर रहेगा कंजर्व। दूसरा इसके अंदर है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी तो सेम रहेगी। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इलास्टिक कोलिजन की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। फोर्थ, जब हम यहां पर बात करेंगे फोर्स की, फोर्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, फोर्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन आर कंजर्व। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे होता है, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, मींस टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। और पांचवा जो है मैकेनिकल एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट और लाइट एनर्जी, हीट और लाइट एनर्जी में ये कंजर्व नहीं होगी, कंजर्व नहीं, कन्वर्टेड नहीं होगी। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हैं कोलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होते हैं वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहे जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का छोटा सा पार्ट था। इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करो बेटे। हाँ भाई, इसके अंदर एक चीज और समझनी है आपको, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो, नो मैकेनिकल एनर्जी, जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी होगी, नो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन स्टोर्ड इन, remains stored in deformation, no mechanical energy stored in deformation potential energy। इसका मीनिंग ये है बेटे, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी हमने दी थी, दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं, दो बॉल आपस में कोलाइड करती हैं, तो एक थोड़ी ही क्या होती है, शेप जो है उसकी चेंज हो जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। डिफॉर्मेशन का मीनिंग है ये शेप थी, जब इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो ये क्या हो गया, शेप चेंज होना, इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो कोई भी मैकेनिकल एनर्जी है वो डिफॉर्मेशन, नो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन स्टोर्ड इन डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, फोर्स भी कंजर्वेटिव होंगे, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगी, मैकेनिकल एनर्जी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट नहीं होगी। डिफॉर्मेशन में कैसे बेटे,
देखो फिर से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट इसके साथ टकराया, तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई, इसकी जो बनावट थी वो चेंज हो गई। इलास्टिक कोलिजन में ये बनावट चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन का। सेकंड पार्ट इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर यहाँ पर श्योरली देयर विल बी सम लॉस, यहाँ पर लॉस होगा, और किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी का। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द, देयर इज सम loss of kinetic energy during inelastic collision. Some loss of kinetic energy during inelastic collision. Inelastic collision के अंदर, inelastic collision के अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो है लॉस होगा। फिर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी हमने ऊपर लिखा है डू नॉट रिमेन कंजर्वेटिव। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी डू नॉट रिमेन्स कंजर्वेटिव। फोर्स जो यहाँ पर होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। सम फोर्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग, कुछ फोर्स, सम फोर्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, कुछ फोर्स जो है इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर होंगे वो कौन से होंगे? नॉन कंजर्व्ड होंगे। कुछ फोर्स कंजर्व्ड होंगे और कुछ फोर्स कौन से होंगे? नॉन कंजर्व्ड। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शन होगा तो वहां पर वो कैसा हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो कौन सा हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। क्लियर है भाई? फिर इसके बाद कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सम मैकेनिकल एनर्जी, या फिफ्थ पार्ट जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट और लाइट की फॉर्म में। फिर सम मैकेनिकल एनर्जी, कुछ मैकेनिकल एनर्जी जो है स्टोर रहेगी डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कुछ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, हमारे जितने भी मैक्रोस्कोपिक लेवल जो भी हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं वो एग्जाम्पल कौन से हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। वो एग्जाम्पल कौन से रहेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन रहेंगे। जैसे कोलिजन बिटवीन ए बॉल एंड ए फ्लोर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलिजन बिटवीन ए फ्लोर एंड बिटवीन ए बॉल एंड ए फ्लोर, ए बॉल एंड ए फ्लोर। फर्श के ऊपर जब हम बॉल को ड्रॉप करवाते हैं तो उसके अंदर जो उसकी शेप है बेटे, वो शेप थोड़ी ही क्या हो जाती है? उसमें डिफॉर्मेशन होती है या नहीं होती? ठीक है, बनावट चेंज होती है। तो ये है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। इसको नोट करो बेटे। टोटल 6 टाइप के हमें कोलिजन पढ़ने हैं। हमने 2 टाइप के कोलिजन पढ़ लिए। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, ये नोट कर लिया, थर्ड टाइप जो हमारे पास रहेगी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में आपने नोट भी की होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी रहने वाली है?
perfectly inelastic collision. Type third, perfectly inelastic collision. परफेक्टली inelastic collision क्या होता है? When two bodies, जब दो बॉडीज, when two bodies collide with each other, जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, दो बॉडी हैं हमारे पास, दोनों आपस में कोलाइड की, two bodies collide with each other and after collision they moves as a single body. They moves as a single body. कोलिजन के बाद वो दोनों चिपक जाएं और एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करें, सिंगल बॉडी की तरह मूव करें, तो उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. दैट कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है. इस टाइम पे उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम वेलोसिटी, मूव एज ए सिंगल बॉडी विद सेम वेलोसिटी या विद कॉमन वेलोसिटी. दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? एक जैसी, विद कॉमन वेलोसिटी. ठीक है. इस तरह के कोलिजन की जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो इस तरह के कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. फर्स्ट, लीनियर मोमेंटम of the system remains conserved. Linear momentum of the system remains conserved. लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा. ये ऐसे होता है बेटे, देखो हमारे पास एक बॉल m1 और एक बॉल m, दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2. ये इससे जाकर स्ट्राइक किया और ये v1 वेलोसिटी से था, ये v2 वेलोसिटी से था. टकराने के बाद ये दोनों चिपक गए, ये m2 और ये m1, और दोनों v वेलोसिटी से जाए, एक कॉमन वेलोसिटी से जाए. उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. यहाँ पर लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्वेटिव. इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपने, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. लॉस ऑफ काइनेटिक, इनइलास्टिक है ना, इनइलास्टिक में क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होगा वो कैसा रहेगा? मैक्सिमम लॉस यहाँ पर होगा. फिर इसके बाद एग्जाम्पल की जब हम बात करें, एक बुलेट फायर, एक बुलेट को फायर किया गया, ए बुलेट फायर्ड एंड एम्बेब्ड इन द ब्लॉक and block starts moving. कैसे है बेटे? यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन का है, प्लास्टिक का है, कोई भी ब्लॉक है. यहाँ से बुलेट आई, ये बुलेट इसके अंदर धंस गई. ठीक है. ये दोनों एक वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ये जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन कौन सा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर कोलिजन रहेगा, वो कोलिजन रहेगा सुपर इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. फोर्थ टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सुपर इलास्टिक कोलिजन. फोर्थ टाइप है हमारे सुपर इलास्टिक कोलिजन. सुपर इलास्टिक कोलिजन. सुपर इलास्टिक कोलिजन के अंदर
there is increase in the, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन में इंक्रीज होगा, किसका होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इन सच ए कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन के अंदर, इस टाइप के कोलिजन के अंदर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सुपर इलास्टिक कोलिजन हम इसको कहते हैं। लीनियर मोमेंटम यहाँ पर भी, लीनियर मोमेंटम यहाँ पर भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम यहाँ पर क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे ये वही है बेटे, आपके पास जो एक छोटी ही बॉल आती है, ठीक है, छोटी ही बॉल आती है रबर की, जब आप उस बॉल को ड्रॉप करते हो तो आपने सपोज इस हाइट से उसको ड्रॉप किया, तो वो जब रिबाउंड होकर आती है तो वो रिबाउंड होकर इससे ज़्यादा हाइट के ऊपर चली जाती है। वो क्रिकेट बॉल है या कोस्को बॉल है या वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हम उसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं, वो यहीं तक आकर रह जाती है, कुछ हाइट नीचे तक यहाँ तक रह जाती है सपोज, ठीक है। बट जो हमारी जो कैरम बॉल होती है, सॉरी कैरम बॉल नहीं, जो कॉर्क बॉल होती हैं, गोल्फ की बॉल होती हैं, जब हम उनको ऐसे ड्रॉप करते हैं वो यहाँ इससे ज़्यादा आती है। या जो एक रबर बॉल पानी के कलर की जो होती है, कलरलेस होती है, वो भी रिबाउंड करके ज़्यादा आती है, आप सभी ने देखी होगी। वो जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, सुपर इलास्टिक कोलिजन। दैट कोलिजन इज नोन एज सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल की अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा, एक क्रैकर when forcefully hit the ground, forcefully hit the ground, बेटे हमारे पास आप बोलते हो दिवाली के ऊपर, दीवार के ऊपर हिट करने वाले जो पटाखे आते हैं, उन पटाखों को जब आप ऐसे थ्रो करते हो, ग्राउंड के ऊपर थ्रो करते हो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपने जितनी स्पीड से फेंका उससे ज़्यादा स्पीड से जाते हैं या नहीं जाते, वही कोलिजन, वो किसका एग्जाम्पल है, सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। या फिर इसका एक एग्जाम्पल और भी कह सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल है ट्रॉली, ट्रॉली के पीछे स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से v वेलोसिटी से आया, एक फिक्स स्प्रिंग लगा दिया, एक ट्रॉली आ रही है, कोई भी ट्रॉली मीन्स कोई भी हमारे पास कंटेनर आ रहा था, वो उससे टकराएगा और उससे टकरा कर तेज स्पीड से जाता है, वापस तेज स्पीड से जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्प्रिंग था उसने इलास्टिसिटी, रिस्टोरिंग फोर्स और वेलोसिटी दे दी। तो वो कोलिजन कौन सा होता है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। दैट कोलिजन इज नोन एज सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कोलिजन रहेगा, हेड ऑन कोलिजन, सिक्स्थ टाइप कर लिया था बेटे नोट। नेक्स्ट जो हमारा कोलिजन रहेगा, हेड ऑन कोलिजन, टाइप नंबर फिफ्थ, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होगा बेटे, हेड ऑन कोलिजन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ स्पीड से जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम स्पीड से जाएगा, और टकराने से पहले और बाद में वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, वन डायमेंशन में जाएंगे। दैट कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। तो इट इज द कोलिजन इन विच कोलाइडिंग बॉडीज, इट इज द कोलिजन, ये वो कोलिजन है, इट इज द कोलिजन इन विच colliding bodies moves on a straight path, colliding bodies move on a straight path before and after the collision, before and after the collision। कोलाइडिंग बॉडीज जो हैं
वो टकराने से पहले और टकराने के बाद, ठीक है, स्ट्रेट पाथ के ऊपर जाएंगी। moves on a straight path before and after the collision। जैसे ए ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इधर से बी ऑब्जेक्ट आया, कुछ टाइम के बाद ए ने बी को हिट किया और फिर क्या हो जाएगा, ए और बी फिर से उसी सेम लाइन के ऊपर जाएंगे, उसी सेम लाइन के ऊपर जाएंगे। इस तरह का जो कोलिजन होता है, दैट कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, इसका एग्जांपल कोलिजन बिटवीन रेलवे कंपार्टमेंट्स, कोलिजन बिटवीन रेलवे कंपार्टमेंट्स। रेलवे कंपार्टमेंट्स का मीनिंग क्या है बेटे, रेलवे कंपार्टमेंट्स का मीनिंग है यहाँ पर रेलवे, यहाँ पर एक कंटेनर है, रेलवे का कंटेनर है या डिब्बा है, पीछे से दूसरा डिब्बा आया, दोनों टकराएंगे, दोनों सेम लाइन पे जाएंगे, सेम रेलवे ट्रैक पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो इस तरह का कोलिजन है, उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। और जो लास्ट हमारा है बेटे ओब्लिक और टू डायमेंशन, ओब्लिक और टू डायमेंशन। हेड ऑन को वन डायमेंशन भी कहते हैं, हेड ऑन को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, वन डायमेंशन, ये भी लिख लो, वन डायमेंशन कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, दूसरा सिक्स्थ लास्ट टाइप जो हमारा कोलिजन का रहेगा, लास्ट टाइप कोलिजन का हमारा रहेगा वो है ओब्लिक या हेड ऑन कोलिजन, OBLIEQUE, ओब्लिक कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन। ये कोलिजन वो कोलिजन होता है बेटे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा और एक वाई एक्सिस की तरफ, बीच में कुछ एंगल बनेगा, एग्जैक्ट एक्स में भी जा सकता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में भी जा सकता है, वो टू डायमेंशन में जाएगा। उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन, इफ टू bodies do not moves along a straight path, okay, example, if two bodies do not move along a straight path but lie in same plane, वो सेम प्लेन में है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज ओब्लिक कोलिजन। इस कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं, ओब्लिक कोलिजन। जैसे कैरम बोर्ड के अंदर कैरम खेलते हो आप एक से स्ट्राइक करते हो, एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर को जब किसी गोटी से हिट करेगा तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, वो जो कोलिजन है वो कोलिजन कौन सा रहेगा, ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोलिजन बिटवीन द कैरम पॉइंट्स, कोलिजन बिटवीन द कैरम पॉइंट्स, कैरम की जो गोटियां होती हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उनके बीच में जो कोलिजन होता है उनको टू डायमेंशनल कोलिजन या ओब्लिक कोलिजन कहते हैं। तो ये बेटे इसको नोट करो, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कोलिजन थे। ठीक है,
आप पहले इनको समझो अच्छी तरह से कौन सा कोलिजन है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन, फिर उसके बाद नॉन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन और नॉन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन। तो कल हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन को। तो बेटे तब तक आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।